ओम नमस्ते जी। आज प्रश्न पूछा गया है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र में क्या अंतर होता है। क्या लोकतंत्र ही प्रजातंत्र कहलाता है? क्या प्रजातंत्र ही लोकतंत्र कहलाता है? आखिर इन दोनों में भिन्नता क्या है? आखिर क्यों इन दोनों को लोग एक समझते हैं? इसका कारण क्या है और इसका दोष क्या होता है? लोकतंत्र कहते हैं उन समूह को जिसमें सभी प्रकार के व्यक्ति आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज भारत की कुल आबादी 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ लोग ही लोकतंत्र का भाग होते हैं। उसमें से जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं वह सारे लोकतंत्र के अंदर मतदान के अधिकारी होते हैं। वह निर्णय करते हैं कि कौन सी सरकार राज्य में बैठेगी और कौन सी सरकार राज्य में नहीं बैठेगी, किसका एमएलए, किसका सांसद और किसका सरपंच राज करेगा समाज के ऊपर। उसे कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में चोर, लुच्चे, अपराधी, बलात्कारी, देशद्रोही, आतंकवादी सबको मत डालने का अधिकार होता है, इसलिए इसको लोकतंत्र कहा जाता है। जबकि प्रजातंत्र इसका विपरीत होता है, अर्थात प्रजातंत्र में भी वह 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग मतदान करते हैं, किंतु उनमें अपराधी को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। यदि कोई मनुष्य समाज का दोषी है, वह सामाजिक अपराध करता है, तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। जैसे कोई बलात्कारी है, कोई देशद्रोही है, कोई आतंकवादी है, कोई हत्यारा है, कोई चोर है, कोई लुच्चा है, कोई डाकू है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रजातंत्र में मत डालने का अधिकार नहीं होता, इसलिए इसको प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजा उसे कहते हैं जो प्रजा विवेकशील हो, बुद्धिमान हो और निर्णय लेने में सक्षम हो, उसे ही प्रजा कहा जाता है। आज हम जिस वर्तमान की स्थिति में जी रहे हैं वह लोकतंत्र है। वह लोग अपना भला बुरा नहीं समझते, केवल मत करते हैं और किसी को भी सत्ता में बैठा देते हैं। जबकि प्रजातंत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रजातंत्र में केवल वही नेतृत्व करने के लायक होता है जिस पे प्रजा पूर्ण विश्वास कर पाती है कि ये हमारे लिए उत्तम है, और ना होने पर वह उसे उतार भी सकती है। आज हम जिस लोकतंत्र का भाग है वहाँ पर अपराधी भी नेता बन सकते हैं, जबकि प्रजातंत्र में अपराधी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। जिसको वोट डालने का अधिकार नहीं है तो फिर इसको चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे हो सकता है? लेकिन लोकतंत्र में चोर, लुच्चे, लफंगा वोट भी डाल सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है। मतलब एक सभ्य समाज के ऊपर लोकतंत्र में एक अपराधी भी राज कर सकता है। उसी प्रकार प्रजातंत्र में सभ्य समाज पर केवल सभ्य व्यक्ति ही राज कर सकता है और उनको सत्ता में बैठ सकता है। किसी अपराधी को सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं होता। आज हम जिस व्यवस्था का भाग है वह वही लोकतंत्र की व्यवस्था है। आज सभ्य मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह देख रहा है कि शासन, प्रशासन, न्यायालय और मीडिया ये सारे अपराधी के ही समक्ष में खड़े हुए हैं। यदि आप किसी चोर को डांटते हैं, किसी को पीटते हैं, तो प्रशासन आपके पास आता है और वह पूछता है कि आपने उसे क्यों मारा। वो चोर से पैसे लेके उसे छोड़ देता है और आपको धर लेता है। आपको 2, 4, 6 घंटे थाने में बैठाता है, फिर वह आपसे पैसों की मांग करता है, फिर आपको परेशान करके वो घर भेज देता है और आपसे पैसे ले लेता है। उसी प्रकार यदि आप एमसीडी में जाते हैं, यदि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, यदि आप सरकारी विद्यालय में जाते हैं, इन सभी जगह सरकारी नौकरी वालों ने सेम यही सिस्टम बैठा रखा है। यहाँ पर सरकार को क्या करना चाहिए? सारे महकमे, सारे अधिकारी, सारे दफ्तर को सरकारी कर देना चाहिए, सारे विभाग को अधिक सरकारी कर देना चाहिए, और इसमें जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको निजीकरण करना चाहिए। जब उनको अपनी नौकरी जाने का डर होगा तो उनके अंदर सुधार अवश्य आएगा। लेकिन जब आप सरकारी विभाग और सरकारी कर्मचारी रख देते हैं तो वे दोनों ही निठल्ले हो जाते हैं। उनके निठल्ले होने के कारण ही प्रजा उनसे दुखी रहती है। अब क्या हो रहा है, हम प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो प्राइवेट में प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट ही शिक्षक है, वह दोनों मिलकर प्रजा को लूट रहे हैं। वह लूट रहे हैं और सरकारी वाले सरकार की सत्ता को दुखी कर रहे हैं। दोनों ही प्रकार से मनुष्य को, प्रजा को दुख मिल रहा है। इसका अर्थ ये होता है
जो सरकारी विद्यालय है उनको सरकारी रहने दिया जाए, उसमें जो नौकरी करने वाले हैं उनको निजी किया जाए, और जो प्राइवेट है उनको प्राइवेट रहने दिया जाए, और उनके जो विभाग है उसको सरकारी किया जाए। इससे प्रजा भी सुखी होगी और समाज भी व्यवस्थित रूप से चलता रहेगा। जब हम इसी समाज की कल्पना करते हैं तो हमें एक उत्तम व्यवस्था दिखाई देती है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं राजा के अधीन होती है, और राजा के अधीन ही सारे विभाग और अधिकारी होते हैं। लेकिन अधिकारियों को ये डर रहता है कि राजा उनको निलंबित ना कर दे, इसलिए वह नियमित रूप से और अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन आज वह समझ चुके हैं कि राजा के हाथ में कुछ है ही नहीं, प्रधानमंत्री के हाथ में हमारे लिए कुछ है ही नहीं, सिस्टम के हाथ में हमारे लिए कुछ है ही नहीं, तो वह अपनी मनमर्जी करके सारे अपराध करते हैं। जब आप रेड लाइट पे जाते हैं तो रेड लाइट पे आपका चालान काटा जाता है 1000, 5000 और 10,000 का। 1000 का चालान से आपका हेलमेट का चालान करता है, 5000 से आपका इंश्योरेंस का चालान करता है, और 10,000 से आपका पोल्यूशन का चालान करता है। लेकिन यदि आप किसी का 1000 रुपये का चालान काटने के साथ में उसको 700, 800, 900 या 1000 रुपये का हेलमेट दे देते हैं तो वह अगली बार हेलमेट जरूर लेके निकलेगा। लेकिन आप उसका 1000 रुपये का चालान काट देते हैं और ऐसे ही लाखों करोड़ों लोगों का चालान काट रहे हैं और प्रजा को लूट रहे हैं। ऐसे ही 5,000 रुपये का आप इंश्योरेंस का चालान काटते हैं। इंश्योरेंस भी 3 प्रकार का होता है, एक फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी में कस्टमर को क्लेम वापसी मिल जाता है, सेकंड पार्टी में 20 से 25% क्लेम वापसी मिल जाता है, थर्ड पार्टी में ना ही उन्हें क्लेम मिलता है और ना ही क्लाइंट का कोई फ़ायदा होता है कस्टमर का। फिर भी सरकार ये थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस लोगों से करवाती है ताकि वह चालान से बच सके। केवल चालान से बचने के लिए वह थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करवाती है। इसका मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी और सरकार की मिलीभगत के कारण थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस किया जाता है, क्योंकि इससे कस्टमर का तो कोई लाभ नहीं है, बस अधिक से अधिक वह चालान करने से बच सकता है। जबकि इनकी ना बाइक चोरी होने पे और ना बाइक खराब होने पे उसको कोई लाभ मिलेगा। इसका अर्थ ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी और सरकार की एक मिलीभगत है, चोर चोर मुसेरे भाई बने बैठे हैं, इसलिए वे थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस कराते हैं। 5,000 रुपये के इंश्योरेंस में जब वह प्रजा को कुछ दे ही नहीं पा रहे तो फिर उसका चालान का फायदा क्या। अब बात करते हैं 10,000 रुपये की पोल्यूशन चालान की। जब आप 10,000 रुपये का किसी का पोल्यूशन चालान कटाते हैं तो इससे उस चालान कटने वाले का क्या लाभ। जो भारत में असंख्य गाड़ियां चल रही है जो पोल्यूशन करती है, क्या वह नहीं चलती है? वह भी चलती है। केवल एक 50 रुपये या 100 रुपये का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बनाने से क्या उसकी गाड़ी पोल्यूशन देना बंद कर देगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सरकार के अलग अलग प्रकार से नियम है जिससे प्रजा लूटती है। सरकार यदि प्रजा का लाभ चाहती है तो प्रजा के लिए कार्य करे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि सरकार सिस्टम के लिए कार्य कर रही है। सिस्टम चाहता है कि प्रजा सरकार उसका लाभ करे और सरकार चाहती है कि सिस्टम उसका लाभ करे। दोनों ही सिस्टम और सरकार अपने अपने लिए कार्य कर रहे हैं। प्रजा के लिए कौन कार्य कर रहा है? प्रजा को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लूटा जा रहा है। प्रजा इतनी जीवन जीने या फिर जिंदा रहने को ही विकास समझ रही है, इसलिए उसमें समझने की सोचने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। हम घर से निकलते हैं, नौकरी पे जाते हैं, नौकरी से वापसी आते हैं तो हम सोचते हैं हमारे लिए यही जीवन उत्तम जीवन है, हमें बस कोई परेशान न करे और हम किसी को परेशान न करें, इससे ही हमारा लाभ हो जाता है। जबकि हम ना राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, ना ही समाज के बारे में सोचते हैं और ना ही सही से परिवार के बारे में सोच पाते हैं। अगर ऐसे ही व्यवस्था चलती रही तो इसका लाभ किसको हो रहा है? या तो सरकार को हो रहा है या सिस्टम को हो रहा है। प्रजा को तो उसका कोई लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रजा तो दिन पर दिन और दुखी हो जा रही है। अपराधी अपराध करता है, जेल जाता है, थाने जाता है, 3 महीने सजा काटता है, थाने में पैसा देता है और बाहर आ जाता है। जब थाने में पैसे दे के ही अपराध छूट जाता है तो वह सजा क्यों काटेगा? बलात्कारी व्यक्ति बलात्कार करने के बाद 3 साल तक उस पर केस चलता है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। 3 साल के बाद भी उसको पता चलता है कि उस पर कोई केस ही नहीं बना। ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं समाज को तोड़ने के लिए, विघटित करने के लिए, असंगठित करने के लिए कि समाज अपने शब्दों को निकाल ही नहीं पाता। जैसे ही कोई निकालने की कोशिश करता है तो सरकार उसे दबोच लेती है और उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा देती है। समाज के हित में बोलने वाला भी देशद्रोही कहलाता है और समाज की देशद्रोही करने वाला व्यक्ति भी समाज सुधारक कहलाता है। ये सरकार का सिस्टम है। सरकार उस प्रकार जनता का खून चूस रही है जिस प्रकार जो शरीर से व्यक्ति का खून चूस लेता है।
जबकि सरकार को उस प्रकार सरकार प्रजा से टैक्स लेना चाहिए जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से शहद निकलाती है और फूलों को दूषित भी नहीं करती है और कष्ट भी नहीं देती। लेकिन सरकार तो जो की तरह इंसान का खून चूस रही है, उसको कोई लाभ भी नहीं देती है। ऐसा करना बड़ा निंदनीय है। सरकार को इस पर निर्णय करना चाहिए और प्रजा को दुखों से मुक्त करना चाहिए। प्रजा सबसे अधिक जो दुखी होती है वह अपराध से होती है, और अपराध पे सरकार की चुप्पी ही सरकार की नाकामयाबी की पहली सीढ़ी है। जब कोई व्यक्ति 10, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार का फ़ोन लेता है, गाड़ी लेता है, कार लेता है, जब वह चोरी हो जाती है तो सोचता है कि प्रशासन आएगा, वह हमारी गाड़ी हमको वापसी कराएगा। लेकिन प्रशासन भी उनको सहानुभूति देकर चले जाता है, क्योंकि चोर की सेटिंग पुलिस वाले से होती है। पब्लिक तो उसे कुछ नहीं देगी, लेकिन चोर उसको आधा हिस्सा देगा। आधा हिस्सा देने के कारण पुलिस वाला उस चोर को कभी नहीं पकड़ता। जब तक आप इस सिस्टम का भाग बनते रहेंगे, तब तक ये सिस्टम चलते रहेगा। हम ये चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो, प्रजा सुखी रहे। प्रजा सुखी तभी रहेगी जब शासन और प्रशासन सही से कार्य करेंगे। अभी जो शासन और प्रशासन कार्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल चोर उठाए गिरे लुच्चों की तरह कार्य कर रहे हैं, जबकि ऐसा करना बहुत ही निंदनीय अपराध है। प्रजा इससे दुखी है। उनकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उन बहन बेटियों का शिकार हो रहा है, उन बहन बेटियों को चलते फिरते आए लड़के छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, उनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है। आए दिन खून उनके कत्ल की सूचना आती है। क्या कत्ल करना किसी का इतना सरल कर दिया है सरकार ने, प्रशासन ने, शासन ने, कि आज किसी की भी कत्ल पे आदमी चुप हो जाता है, मौन धारण कर लेता है। जब आग लगेगी शहर में तो आएंगे सभी घर। ऐसा नहीं है कि मेरा घर बच जाएगा या आपका घर बच जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक चोर चोर होता है, एक प्रजा होती है, एक शासन होता है, और एक प्रशासन होता है। ये चार लोग ही समाज का भाग है। लेकिन प्रशासन के अंदर शासन आता है, शासन के अंदर प्रजा आती है, और प्रजा के अंदर से ही अपराधी निकलते हैं। उनको दंडित करना सरकार का, प्रशासन का पूर्ण अधिकार है। हम सब आपसे यही विनती करते हैं। ओम नमस्ते।